बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा के बीच बीमा कंपनियों की खूब मनमानी चल रही है। ज्यादा से ज्यादा पॉलिसियां बेचने के लिए एजेंटों के नाम शनाब कमीशन दिए जा रहे हैं, ब्रांडिंग के नाम का जमकर पैसा बहाया जा रहा है। कुल मिलाकर इस खर्च का बोझ ग्राहकों की जेब पर ही तो पड़ता है। इस मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए अब बीमा नियामक इरडा एक नए प्रपोजल के साथ सामने है। इस प्रपोजल पर उसने अभी विचार मांगे हैं, लेकिन इस प्रपोजल में बात यह कही गई है कि एजेंट के कमीशन कम होंगे, कंपनियों के खर्चे पर भी अब नजर रहने वाली है, उनका एक्सपेंस जो है एक दायरे से बाहर नहीं जाए। इन सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी नमस्ते, मनी 9 पर आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं कि बीमा रेगुलेटर इरडा काफी एक्टिव है, कई सारे चेंजेस किए हैं उसने, जैसे कि अब यूज एंड फाइल के तहत पॉलिसी जो है उसको लाने में एक तेजी आई है। हमने देखा मोटर बीमा में नियमों को बदला है, और अब एजेंट पर क्या खर्चा हो रहा है, कंपनियां क्या खर्चा कर रही है, इन सब पर भी नजर है। इस तरह बीमा नियामक का जो रोल है हम उसे देख रहे हैं, उसका दायरा जो है उन्होंने अब एकदम एक रेगुलेटर की तरह आ गए हैं और बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं। आप इसका क्या असर देख रहे हैं? देखिए, किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर को अगर हम देखें तो रेगुलेटर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि चीजों को रेगुलेट करना, मिस सेलिंग को रोकना, ये देखना कि ग्राहकों तक सही जानकारी पहुंचे। तो ये सब जो है एक रेगुलेटर का रोल होता है। और अगर हम दूसरे रेगुलेटर से कंपेयर करें, जैसे म्यूचुअल फंड है, उसमें सेबी जो है बहुत ही एक्टिव है। हमने देखे कितने सारे चेंजेस लेके आए हैं। उसका मुख्य कारण यही था कि किसी तरीके से म्यूचुअल फंड का जो पेनिट्रेशन है उसको बढ़ाया जाए, इन्वेस्टर्स को सही जानकारी दी जाए। इंश्योरेंस कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं, हालांकि अच्छा कॉर्पस मैनेज करते हैं, लेकिन इंश्योरेंस हमेशा से एक मिस सेलिंग का जरिया रहा है। और इसी मिस सेलिंग की वजह से काफी इंश्योरेंस में कंप्लेंट भी होती है। तो आईआरडीए एज अ रेगुलेटर कोशिश कर रहा है कि इस चीज को कम किया जाए और इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन जो अभी भी कम है उसको बढ़ाया जाए। और एजेंट कमीशन कहीं ना कहीं इसका एक मुख्य कारण होता है, क्योंकि जो एजेंट कमीशन है वो बहुत हाई लेवल पे होते हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह के नियमों द्वारा आईआरडीए कोशिश कर रहा है कि जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसको अनुकूल बनाया जाए एक पॉलिसी धारक के लिए, खरीदने वाले के लिए। और जो एक्सपेंसेस है, जो कि एक बहुत बड़ा रेशो होता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए, उसको एक सीमित दायरे में किया जाए। राइट, तो ट्रांसपेरेंसी पहली बात है और दूसरी बात है मिस सेलिंग। ये दोनों को लाने की बीमा रेगुलेटर की ये कोशिश है जितेंद्र जी। लेकिन देखा ये जाता है, आपने अभी बात भी की मिस सेलिंग की, कि कुछ पॉलिसियों पर एजेंट का कमीशन जो है इतना मोटा होता है, मतलब पहला कमीशन ही जो होता है वो 35-40% तक का पैसा जो है हम जो प्रीमियम देते हैं उसमें एजेंट का कट पहले ही वो निकल जाता है। और अब इस पर 20% की कैपिंग, ये अच्छी खबर तो मुझे लग रही है। अभी तो इस पर सुझाव आने बाकी हैं, अभी ये प्रपोजल के लेवल पर है। पर आपको क्या लगता है ये कदम जो है इसका क्या असर आप देख रहे हैं? देखिए, आप प्रपोजल को अगर ठीक से पढ़ेंगे तो इसमें जो है 20% जो कैपिंग है वो ओवरऑल नहीं लगती। अब जो प्रपोजल में क्या कहा गया है कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी या जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर 20% का कैपिंग रहेगा। वहीं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अब दो तरह के बदलाव किए गए हैं, जो कि एक मैं कहूंगा डिफरेंस आ गया है छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी को लेके। जो लाइफ इंश्योरेंस में प्रपोजल है वो ये कि जो भी अलाउेबल एक्सपेंस है रेगुलेटर द्वारा, अगर किसी कंपनी का उस एक्सपेंस से 70% से कम उसका एक्सपेंडिचर है तो वो फ्री है अपना कमीशन तय करने के लिए। लेकिन अगर उस कंपनी का एक्सपेंडिचर इस अलाउेबल एक्सपेंस के 70% से ज्यादा है तो उसका जो कैपिंग है 20% हो जाएगा। अब कौन सी कंपनियां हैं जो इस एक्सपेंस के दायरे में आती हैं और 70% से कम है, तो ज्यादातर आप बड़ी कंपनीज को देखेंगे कि उनका एक्सपेंडिचर 70% से कम है। यानी कि अगर ये प्रस्ताव हो जाता है, ये पारित हो जाता है, तो जो बड़ी कंपनियां हैं वो फ्री होंगी अपना कमीशन स्ट्रक्चर सेट करने के लिए। लेकिन छोटी कंपनी जिनका की एक्सपेंडिचर अभी भी 70% से ज्यादा है, उनके कमीशन पे आउट पे जो है वो कैपिंग लग गई है। तो ये डिफरेंस है जो अगर ये इसी तरह से रेगुलेशन आता है तो ये डिफरेंस आने वाले समय में हम देखेंगे। और इसका असर मेरे ख्याल से जो एजेंट किस तरह से पॉलिसी बेचता है, किस कंपनी को वो कंसिडर करेगा, हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि वो डिफरेंस कहाँ आएगा। राइट, तो क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं कि क्या आने वाला है? ये एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट और एजेंट कमीशन को जब इस तरह से लिंक कर दिया जाएगा तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या होगा? देखिए,
अभी तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि कंज्यूमर को क्या फायदा होगा, तो वाकई में ये कमीशन की कैपिंग एंड कंज्यूमर पे रिलेट हो पाएगी तो इसको अभी हम अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन जो ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है इसमें ये होगा कि छोटी कंपनियों की जो प्रोडक्ट है, क्योंकि वो कमीशन कम दे रही है तो शायद छोटे एजेंट उसको नहीं बेचना चाहेंगे, वो बड़ी कंपनी की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। यानी कि जो बड़ी कंपनी है वो और बड़ी होती चली जाएगी, जो छोटी कंपनी है वो और छोटी होती चली जाएगी, उनको शायद एजेंट मिलने मुश्किल हो जाएंगे जो उनका प्रोडक्ट बेच सकें। तो ये एक डिफरेंस हम आने वाले समय में देख सकते हैं अगर रेगुलेशन इसी तरीके से आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए, तो अभी तो प्रपोजल है, आने वाले समय में जब ये पास होता है तो किस फॉर्मेट में इसको फिर लागू किया जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी बीमा की पहुँच यानी बीमा की पेनिट्रेशन के बारे में। महज 4% पर है, गैर जीवन बीमा का आंकड़ा तो मात्र 1% तक है। देश में बीमा का दायरा ना बढ़ने के पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं जितेंद्र जी? एक ज़रूरी प्रोडक्ट है, सब समझ रहे हैं, कोविड ने भी हमें बताया, फिर भी लोग अभी भी कतरा रहे हैं। देखिए, बीमा का जो एक सबसे मुख्य कारण है पेनिट्रेशन ना बढ़ने का, कहीं ना कहीं कमीशन एक स्ट्रक्चर रहा है। एजेंट उन पॉलिसीज को पुश ज्यादा करते हैं जिसमें कमाई ज्यादा हो, और इसी वजह से जो मुख्य प्रोडक्ट हैं जो बिकने चाहिए, जो कि एक इंसान की जरूरत है, वो प्रोडक्ट कम बिकते हैं और इसको एक टैक्स सेविंग टूल की तरह ज्यादा देखा गया है। आप हमेशा देखिए कि जो एंड के महीने होते हैं फाइनेंशियल ईयर के, उनमें इंश्योरेंस सबसे ज्यादा बिकता है। उसका मुख्य कारण यही होता है कि जो प्रोडक्ट है वो उसको टैक्स सेविंग की तरह से ज्यादा बेचा गया है। तो यही कारण है कि वो पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं हो पाया है। और आज की डेट में अगर हम देखें, टर्म इंश्योरेंस की मैं बात करता हूँ तो टर्म इंश्योरेंस भी ऑनलाइन माध्यम से ज्यादा बिकता है, एजेंट के द्वारा कम बिकता है। एजेंट के द्वारा अभी भी जो और दूसरे प्रोडक्ट हैं, खासकर सेविंग प्रोडक्ट जिसमें कमीशन स्ट्रक्चर ज्यादा होता है, वो ज्यादा बिकते हैं। अब क्योंकि लोगों में जागरूकता बढ़ रही है तो इस प्रोडक्ट की तरफ आकर्षण वो कम होगा। लेकिन जिस हिसाब से पॉलिसी बेची जाती है तो अभी भी वो जो बेचने की जो प्रक्रिया है ना, वो अभी भी टैक्स सेविंग के दायरे में बहुत आती है। तो ये टैक्स सेविंग से निकल जब आप जरूरत के लिए प्रोडक्ट बेचेंगे तो वो पेनिट्रेशन ज्यादा होगा। तो यही कारण है कि पेनिट्रेशन पे हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाए हैं अभी, लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस की बात करें। जितेंद्र जी, आपने एक बात अभी कही कि एजेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं जिसमें उन्हें अच्छा कमीशन मिल जाता है, इसलिए जो ज़रूरी प्रोडक्ट है जिसमें उनका कमीशन कम है उसे इग्नोर कर देते हैं। अब बीमा रेगुलेटर कह रहा है कि इस प्रपोजल में ही कहा जा रहा है कि जो प्रीमियम की रसीद होगी उस पर कमीशन की राशि का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। तो इस पहल से आपको लगता है थोड़ा असर हम देखेंगे कि लोगों को पारदर्शिता से पता चल जाएगा कि इसमें एजेंट को भी पहले ही प्रीमियम में कितना कमीशन मिलेगा? देखिए, पारदर्शिता की अगर मैं बात करूं तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उजागर होना जरूरी है, जिनका ग्राहक के सामने आना बहुत जरूरी है। एजेंट कमीशन वन ऑफ द रीजन है। तो ऑब्वियसली अगर एजेंट कमीशन, जैसे म्यूचुअल फंड में हम आज की डेट में अपना कमीशन देख सकते हैं कि हमारा एडवाइजर क्या कमीशन कमाता है, ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में अगर हम ये देख पाते हैं कि एडवाइजर हमसे कितना कमीशन कमाता है, तो निश्चित तौर पर वो क्वेश्चन जरूर अराइज होगा कि क्या मुझे जो मिला है वो सही प्रोडक्ट है, कि एजेंट मुझे सही सर्विसेज दे रहा है। तो वो क्वेश्चन अराइज होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि एक इनोवेशन भी एक बड़ा रीजन रहा है कि हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स का रिटर्न एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इसका पेनिट्रेशन ना होने का। क्योंकि रिटर्न अभी भी जो है सेविंग प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस के अलावा, तो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं, और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की जब रिटर्न की बात करते हैं तो कम होता है। अब इस ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में पारदर्शिता कम होती है, एजेंट ने क्या कमीशन कमाया, रिटर्न कैसे जनरेट हुआ, ये सब चीजें जो है ग्राहक को नहीं पता लगती है। तो अगर ये चीजें सामने निकल के आती हैं तो ऑब्वियसली पारदर्शिता बढ़ेगी, ग्राहक जो है वो डिसीजन लेने में ज्यादा जो है सोचेगा और ज्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएगा। मतलब अगर कमीशन ज्यादा मिलता है, अगर उसे लगता है कि नहीं मेरे को जो सर्विसेज मिल रही है उसके कंपैरिजन में जो एजेंट ने ज्यादा कमाया, तो वो क्वेश्चन जरूर रेस करना शुरू करेगा। ये एक डिफरेंस आ सकता है। तो पारदर्शिता होनी चाहिए, और ये अगर इस तरह का एजेंट कमीशन डिस्क्लोज हो रहा है तो मेरा में अच्छी पहल है। मुझे लगता है ये बढ़िया कदम है, क्योंकि अगर मैं कुछ खरीद रही हूँ और मुझे ये पता चल जाए कि जब मैं खरीद रही हूँ तो उसका कितना हिस्सा जो वो एजेंट की जेब में जाएगा, कितना कंपनी के, तो मुझे ये क्लैरिटी रहेगी। अब अगर
और आपने अभी कहा ना कि लोगों को जब वो खरीदने जाते हैं बीमा तो उनको पता ही नहीं होता प्रोडक्ट के बारे में, कमीशन के बारे में। अब मैं चाहूंगी कि आप एक यहाँ पर जानकारी ज़रूर दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति को बीमा खरीदना है तो सबसे पहले उसे कौन सी पॉलिसी खरीदनी चाहिए, कौन सा है वो सबसे ज़रूरी बीमा जो आप कहेंगे कि सबके पास ये होना चाहिए और शायद एजेंट इसे उतना हार्ड सेल नहीं करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला बीमा है और जिसको हम कहते हैं आपकी जीवन जो आपकी लाइफ है उसका एक सबसे मुख्य पिलर है, वो है टर्म इंश्योरेंस, यानी कि एक्चुअल में जिसको हम जीवन बीमा बोलते हैं, यानी कि आपके जीवन का बीमा। और सबसे सस्ता होता है और ज्यादा कवरेज होता है और आपकी फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होता है। तो अगर आप सब बीमा कंसीडर कर रहे हैं तो मेरी राय में टर्म इंश्योरेंस सबसे पहले खरीदिए, सबसे पहले अपनी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करिए कि आपको अगर सडनली कुछ हो गया तो फैमिली को वो फाइनेंशियल कहां से आएंगे, क्योंकि आपके जाने के बाद आप ही अकेले कमाते हैं, वो कमाई बंद हो गई। अब कमाई बंद हो गई तो फैमिली को खर्चे कहां से पूरे होंगे, आप उतना जोड़ नहीं पाए राशि कि फैमिली को दे सके। तो टर्म इंश्योरेंस ऐसी सूरत में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस में जब भी आप बीमा लेने जाए तो सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस देके टैक्स सेविंग एक इनहेरेंट एडवांटेज है जो आपको मिल जाता है। टैक्स सेविंग को आप पीछे छोड़ दें पहले और सबसे पहले ये देखेंगे क्या मेरी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अवेलेबल है। जितेंद्र जी, ये बताइए कि एक जो जीवन बीमा होता है, एक टर्म इंश्योरेंस जो होता है, इसमें एजेंट का कमीशन कितना होता है? क्योंकि इसका प्रीमियम हम लोग तो जब हम खरीदते हैं वही फिर हम साल जितना टर्म रहता है तब तक देते हैं। एजेंट को इसमें क्या कमीशन किस रेंज में मिलता है? देखिए, आमतौर पर अगर टर्म इंश्योरेंस आप एजेंट से लेते हैं तो पहले साल का कुछ 20-25% कमीशन रहता है। उसके बाद ये कमीशन कम होना शुरू हो जाता है और बेस्ड ऑन कितना होराइजन है टर्म इंश्योरेंस का उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम सेट होता है। तो 20-25% 5% फिर उससे कम होना शुरू हो जाता है। तो पहले साल का प्रीमियम सबसे ज्यादा होता है। अब क्योंकि टर्म इंश्योरेंस ऑनलाइन भी बेचा जाता है तो ऑनलाइन अगर आप खरीदते हैं तो उसमें कोई भी एजेंट कमीशन इन्वॉल्व नहीं होता है। इसलिए हमेशा आप देखेंगे कि ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस और एजेंट के द्वारा आपने लिया है तो उसमें हमेशा एक प्रीमियम में डिफरेंस आएगा, क्योंकि वो जो एक्सपेंसेस है ऑनलाइन में वो कम हो जाते हैं, जो एडवांटेज बेनिफिट जो है ग्राहक को दिया जाता है। तो इस तरीके से एजेंट कमीशन होता है। अब आप खुद तय कर सकते हैं कि क्या आपकी फैमिली को एजेंट की जरूरत होगी, क्योंकि जब आप ऑनलाइन लेने जाते हैं तो वहां पे ये तय है कि सारे डिसीजन आपको लेने हैं। आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को कंपनी को कॉन्टैक्ट करना होगा और सारा प्रोसेस पूरा करना होगा। एजेंट जब इन्वॉल्व होता है तो हमेशा एक ग्राहक ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरे बाद मेरी फैमिली को अगर जरूरत पड़ी तो एजेंट हमेशा अवेलेबल होगा और मेरी फैमिली को भी हेल्प आउट करेगा सारे प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन करने में। इसीलिए मेरी राय में वो जो कमीशन होता है ना, वो इसी चीज का सर्विस चार्ज होता है कि आप हमेशा अवेलेबल हैं जब मुझे जरूरत होगी। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं। तो ऑनलाइन बीमा और ऑफलाइन बीमा में हमेशा टर्म इंश्योरेंस में एक प्रीमियम डिफरेंस मिलता है, जो बेसिकली ये एजेंट कमीशन और दूसरे खर्चे होते हैं। तो दो तरीके जैसे आप खरीद सकते हैं, जितेंद्र जी बहुत क्लियरली समझा लिया है। ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं अगर आप समझते हैं, और समझने के लिए अगर आप मनी 9 ही देखते रहे, हम बीमा पर कई शोज लाएं तो आप समझ जाएंगे कि आपको किसकी ज़रूरत है, वरना आप एजेंट के जरिए भी चुन सकते हैं। जितेंद्र जी, अब मैं कुछ सवाल अपने दर्शकों के भी आपके सामने रखती हूँ। राजेश चौधरी का पहला सवाल लेते हैं। राजेश बता रहे हैं 28 साल के हैं, IT कंपनी में जॉब करते हैं, 15 लाख रुपए इनकी सालाना पैकेज है। बीमा कंपनी से जुड़ा इनका एक दोस्त है जो इन्हें यूलिप में करीब 1.5 लाख रुपए का निवेश करने की सलाह दे रहा है। बता रहा है कि इसमें निवेश भी होगा, टैक्स भी बचेगा। क्या मुझे ये निवेश करना चाहिए? क्या कहेंगे आप राजेश को? देखिए राजेश जी, सबसे बड़ी बात किसी भी प्रोडक्ट में आप निवेश करते हैं तो आपको ये जानने की जरूरत है कि क्या उसकी आपको जरूरत है, और उसको आप अगर किसी गोल से लिंक करते हैं तब तो आप वो प्रोडक्ट सोच सकते हैं। आप यूलिप के कंपैरिजन में आप ऑल्टरनेटिव भी सोचें कि क्या म्यूचुअल फंड में आपको क्या मिलता है, किस तरीके से वो हेल्प आउट करता है। और यूलिप जैसे प्रोडक्ट में अगर आप निवेश करते हैं तो ये आप जरूर समझें कि वो भी एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, यानी कि आपका जो रिटर्न होगा वो इस पर निर्भर करेगा कि कंपनी के फंड परफॉर्म कैसे करते हैं। तो अगर मार्केट लिंक प्रोडक्ट है तो फिर आप कंपैरिजन कीजिए ऑल्टरनेटिव का कि इससे जो ऑल्टरनेटिव मार्केट लिंक प्रोडक्ट है क्या आपको वो बेहतर ज्यादा लिक्विडिटी देते हैं, क्या उसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको,
टैक्स सेविंग जो है, टैक्स सेविंग के बहुत सारे जरिए हो सकते हैं, केवल यूलिप ही नहीं है, तो टैक्स सेविंग के भी प्रोडक्ट के ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो आप पहले सोच समझ के प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन करके उसके बाद देखिए कि क्या यूलिप आपके लिए सही है, क्योंकि जो किसी दूसरे ने इन्वेस्ट किया है जरूरी नहीं कि आपके लिए वो सही प्रोडक्ट हो। तो वो कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है और किसी ना किसी गोल से लिंक करना जरूरी है, वरना प्रोडक्ट में निवेश हमेशा आप रिटर्न के अराउंड घूमते रह जाएंगे। तो अगर आप किसी यूलिप में निवेश करते हैं, अगर आप मन बनाते हैं, तो आप उसके गोल से लिंक कीजिए कि आप उससे अचीव क्या करना चाह रहे हैं। आप 20 साल के लिए निवेश करेंगे तो 20 साल के बाद पैसे का करेंगे क्या, किसी गोल में लगाएंगे या सिर्फ वैसे ही पड़ा रहेगा। तो गोल से लिंक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अपने लक्ष्य को देखिए, केवल टैक्स सेविंग के लिए नहीं कीजिए, टैक्स सेविंग के लिए और भी विकल्प हो सकते हैं, उन्हें देखिए और कंपेयर कीजिए, क्योंकि यूलिप भी जो है वो इक्विटी में पैसा ही लगा रहा होगा और आप म्यूचुअल फंड में भी अगर लाएंगे वो भी इक्विटी में ही पैसा लगा रहा होगा। तो आपको कहाँ निवेश करना है, लक्ष्य क्या है, उसको ध्यान रखिएगा। राजेश, रुचि कुलश्रेष्ठ का है अगला सवाल। रुचि बता रही हैं कि इनका अपना बिजनेस है और इसमें 20,000 रुपये प्रति माह ये बचा पा रही हैं। रिटायरमेंट के लिए इन्हें कहाँ निवेश करना चाहिए? इनकी उम्र अभी 42 साल है। देखिए, अभी अगर आप रिटायरमेंट 60 साल सोचते हैं तो अभी आपके पास 18 साल है, एक लंबी अवधि है निवेश के लिए। मेरी राय में आप म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट में निवेश कर सकती हैं। अगर आप अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो जरूरी है कि थोड़ा पैसा आप इक्विटी में लगाएं, जिससे कि आपके रिटर्न बेहतर हो, एक अच्छा कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर सकें। अब इक्विटी में कितना निवेश होगा ये आपकी रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। तो जरूरी है कि आप थोड़ा एक्सपोजर इक्विटी में लें और बाकी एक्सपोजर डेट में हो सकता है। तो रिटायरमेंट के लिए, और लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी कि रिटायरमेंट के पहले आकलन तो कर लें कि आपको कितनी राशि की जरूरत है और जो आप 20,000 पर मंथ निवेश करना चाह रही हैं क्या वो पर्याप्त होगा, तो वो आकलन करना जरूरी है। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, लंबी अवधि है, इक्विटी में निवेश जरूर करें। 30%, 25, 40, 50 वो आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग करें। और प्रोडक्ट्स को किसी भी प्रोडक्ट में निवेश करने से पहले समझे। मेरी राय में म्यूचुअल फंड अच्छा निवेश है, आप फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप इक्विटी डेट दोनों में निवेश कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आपके लिए और प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। स्पेसिफिकली अगर रिटायरमेंट के लिए आप देख रहे हैं तो एनपीएस भी एक अच्छा निवेश हो सकता है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि 60 साल पे ना होकर आप 70 साल में पैसा निकासी कर सकते हैं। तो एनपीएस भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, आज आपने वक्त निकाला। आज हमारे पास इतना ही समय था आपके Thank साथ, you. पर धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त है मनी ज्ञान का और आज बीमा से जुड़े एक टर्म को हम आसान बनाने वाले हैं आपके लिए। आप सभी अगर जीवन बीमा है आपके पास या स्वास्थ्य बीमा, तो उसका प्रीमियम चुकाते हैं। कोई लोग ईयरली पेमेंट करते हैं, कोई 6 महीने में, कोई 3 महीने में। लेकिन क्या हो अगर आप प्रीमियम जमा करना भूल जाए, तो ऐसे लोगों के लिए बीमा कंपनियां कुछ एक्स्ट्रा समय देती है और इस एक्स्ट्रा समय को कहते हैं ग्रेस पीरियड। और आज का मनी ज्ञान आपको समझाएगा ग्रेस पीरियड क्या होता है, कितना एक्स्ट्रा समय आपको मिलता है इसके जरिए।